नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी गेम चेंजर क्लास में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये आपकी PYQ पॉलिटी की क्लास है जो सारे एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए UPSI, UPSSC, SSC, DSSB, रेलवे और जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए यूजफुल है। साथ ही साथ आज हम लोग पॉलिटी का 10वां लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और इसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे, राज का महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी UPSI 2025 के नाम से और इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा तो ये आपको बहुत फायदेमंद रहेगी। पॉलिटी की हर एक डिटेल है इसमें। तो आइए लेक्चर को चालू करते हैं। पहले हमारी टॉपिक क्या होगा, पहला हेडिंग क्या होगा, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की हम बात करेंगे। ठीक, भारत का महान्यायवादी ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक, ओके। अब हम बात करें क्या अटॉर्नी जनरल, तो इसके बारे में दिया क्या हुआ है, अनुच्छेद 76 यानी आर्टिकल 76 की अगर बात करें, अनुच्छेद किसकी बात करें, 76 की। तो अनुच्छेद 76 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 76 में बताया गया है अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा। कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा। अब बात करें क्या अटॉर्नी जनरल की, अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करें, ठीक, तो ये क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पद, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, पद धारण कर सकता है, ठीक। अब बात कर देते हैं किसकी, अटॉर्नी जनरल के योग्यताओं की। किसकी योग्यताएं क्या होंगी अटॉर्नी जनरल के लिए, वो भी ध्यान रखते हैं, देख लेते हैं क्या योग्यताएं होंगी अटॉर्नी जनरल के लिए। उच्चतम न्यायालय क्या हो जाएगा,
उच्चतम न्यायालय का उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं होती हैं, न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता हो। इसका मतलब क्या, उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं होती हैं वही क्या चाहिए, अटॉर्नी जनरल के लिए योग्यता चाहिए। ठीक, ओके। अब आ जाती है, एक कैंडिडेट का नेम रखो, भारत के प्रथम महान्यायवादी। क्या, भारत के प्रथम न्यायवादी, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, MC शीतलवाद। ये इंडिया के फर्स्ट महान्यायवादी। भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। ओके, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जहां हम कुछ बातें और करेंगे। क्या, अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में। और अटॉर्नी जनरल के बारे में जब बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे क्या यहाँ पर उसके कुछ पॉइंट्स। अटॉर्नी जनरल के क्या, ना संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। ये बात ध्यान रखिए, ना संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। ठीक, जैसे ना संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इसी में निकलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट बोलेगा क्या, कि किसी भी सदन में भाषण दे सकता है किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं। किसी भी सदन में भाषण दे सकता है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं। परंतु मत देने का अधिकार नहीं। ये है सेकंड पॉइंट, कि किसी भी सदन में क्या कर सकता है, भाषण दे सकता है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट बोलता है क्या, कि यह भारत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, भारत का प्रथम विधि अधिकारी,
ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी है जो भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे सकता है, जो विधि संबंधी यानी कानूनी अधिकारी है, कानून अधिकारी है और जो कानून संबंधी विषयों पर सलाह दे सकता है, ठीक। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में। भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है। भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है। न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है, ठीक। ओके, या अधिकार, ठीक, की सहायता देने के लिए एक जनरल सेक्रेटरी यानी अटॉर्नी जनरल के लिए बात क्या कर रहा है, इसकी सहायता के लिए, इसकी सहायता के लिए क्या होता है, एक सॉलिसिटर जनरल, दूसरा दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, क्या, दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। ये अटॉर्नी जनरल की बात है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। आप जानते हैं क्या, अभी तक जैसे आपने जाना भारत का महान्यायवादी यानी ये सेंट्रल से रिलेटेड था। अब आ जाते हैं स्टेट के बारे में। तो स्टेट में भी होगा कोई ना कोई जिसके पास पावर रहते होंगे ऐसे कुछ। तो क्या हो जाता है, राज्य का महाधिवक्ता, ये राज्य का है, यानी हम इसको क्या बोलेंगे, एडवोकेट जनरल, ठीक, राज्य का महाधिवक्ता। ओके, अब हम बात करते हैं क्या, अनुच्छेद 165 में, जिसमें ये दिया गया है, अनुच्छेद 165 में यहां पर क्या बोल रहा है, राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है या बताया गया है, ठीक। ओके, अब आ जाते हैं राज्य का महाधिवक्ता के बारे में। राज्य का महाधिवक्ता, इसके बारे में आ जाते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट से। ओके, राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है।
कानूनी अधिकार है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तथा यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही होता है, पर्यंत ही पद पर बना रहता है। इसका मतलब क्या जानते हो? इसका मतलब ये कि जब तक राज्यपाल रहेगा अपने पद पर तब तक वो ही रहेगा। राज्यपाल चेंज तो वो चाहेगा तो इसको रखे या दोबारा कैंडिडेट करे, मतलब इसका पद उस पीरियड के लिए समारोह प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है, उधर राष्ट्रपति के मामले में भी इधर राज्यपाल के मामले में। ठीक है, कि मतलब जब तक वो रहेगा तब तक उसको सलाह के लिए यूज करेगा, और जैसे ही राज्यपाल का 5 साल पूरा हुआ, मतलब वो चला गया राज्यपाल, तुरंत क्या कहते हैं ये भी चला जाएगा। ठीक है, ओके। योग्यता, योग्यता क्या है? योग्यता वही है, वहां उच्चतम न्यायालय था, यहाँ उच्च न्यायालय है। ठीक, वहां उच्चतम न्यायालय था, यहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के न्यायाधीश बनने के समान, बनने के समान। ओके, ये चीज या ये योग्यता। अब हम बात करेंगे क्या नेक्स्ट स्लाइड पे, किसकी? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी हम बात कर रहे हैं CAG की। किसकी? CAG की, इसकी बात कर रहे हैं। इसको कहां दिया गया? इसको दिया गया है अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 148 में दिया गया है। अब अनुच्छेद अगर 148 की बात करें तो इसमें क्या है? नियंत्रक, इसमें बताया गया है क्या? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। ओके, फिर अब यहां पर आ जाता है सेकंड की अगर हम बात करें तो यहां बोल रहा है क्या? सार्वजनिक धन का संरक्षक भी होता है। कौन होता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, संरक्षक। ठीक, ये कौन होता है? वही नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG। कौन होता है? CAG। ओके, अगर हम बात करें कुछ CAG के पॉइंट्स की, ठीक, तो वो भी क्लियर कर लीजिए।
सीएजी की अगर हम बात कर रहे हैं कुछ पॉइंट की, अपना त्याग पत्र, अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। ठीक। और सेकंड क्या है? संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है। यानी क्या बात करें? सीएजी की अगर बात करें तो क्या है? संसद के अगर दोनों सदन समावेदन कर देते हैं, यानी एक साथ मिलकर के आवेदन कर देते हैं, वोटिंग कर देते हैं, तो क्या करें? इसको हटना पड़ेगा। इसके वेतन की बात करें, इसका वेतन 2.50 लाख है। ये करंट का वेतन नहीं है, इसलिए इसको अपडेट कर लेना एक बार देख करके। करंट में कितना है? एक का वेतन 2.5 लाख रुपए अभी, मतलब ठीक है। तो एक बार इसको अपडेट कर लेना देख करके, चेक करके, क्योंकि वेतन तो बढ़ता रहता है। ठीक। केंद्र सरकार के, यानी हम बात करें क्या? केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को देता है। ठीक। केंद्र सरकार से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। राज्यपाल को देता है। ओके। संसद की बात करें अगला पॉइंट में, संसद की लोक लेखा समिति के मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ठीक। कार्य करता है। बात करें नेक्स्ट, भारत के फर्स्ट महानियंत्रक परीक्षक की।
ये इसमें पॉइंट नहीं है पर अलग से लिखवा दे रहे हैं। भारत का फर्स्ट महालेखा परीक्षक, इसकी अगर हम बात करें तो वी नरहरि राव, पेन चेंज करें, वी नरहरि राव, ये फर्स्ट महालेखक परीक्षक थे। ओके, तो यहां पर आज हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आप लोग जानते हो कि ऑफलाइन क्लासें हमारी कहाँ चल रही हैं, उनकी गंगागढ़ में। जो जुड़ना चाहे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक, साथ ही साथ ये लेक्चर आप लोगों के यूपीएससी एग्जाम से पहले ये प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दी जाएगी। इस प्लेलिस्ट में आए हुए सारे पीवाईक्यू से ये क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।